Hello students, welcome back to my channel Aditya Sharma Physics, and today we are going to study Coulomb's law for class 12th. Coulomb's law is very important as per the electrostatics is covered because it speaks about electrostatic force between 2 point charges at rest. Coulomb's law actually is a quantitative statement about electric force of attraction or repulsion among 2 point electric charges. Coulomb's law was given by चार्ल्स डी अगस्टिन, फ्रेंच फिजिस्ट. कूलम्ब्स लॉ एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? जब भी कोई दो चार्ज एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं, दो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स होता है. वो अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्शन हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है. आप बेसिक्स जो मैंने आपको पढ़ाया चार्जेस का, उसमें आपको बताया भी था कि लाइक चार्जेस रिपल करते हैं एक दूसरे को और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव स्टडी की कि कितना फोर्स से वो एक दूसरे को रिपल या अट्रैक्ट करते हैं. अभी तक सिर्फ हमने ये पढ़ा है कि करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बस ये काम करता है, चार्ज का तो रिपल करता है या अट्रैक्ट करता है. लेकिन हम बात करते हैं कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपल करते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ. पहले इसकी स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है ये स्टेटमेंट है क्या. उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे कूलम्ब जो है चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब इस लॉ तक पहुंचे होंगे. बिकॉज ये थोड़ा सा लॉ सिमिलर भी है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, लगभग कंपैरेटिव है उससे, लेकिन जो स्टडी है इसकी बिल्कुल अलग है. तो पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 point चार्जेस एट रेस्ट is directly proportional to product of magnitude of electric charges and inversely proportional to square of distance between them, and this force acts along the line joining the two charges. ये स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट में दो चीजें हैं कि पहली है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस. जो भी दोनों चार्ज हैं उनके जो मैग्नीट्यूड होगा उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सेकेंडली जो उनके बीच की सेपरेशन है, डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. मींस इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ. और जो इसकी डायरेक्शन होगी, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे. जो इसकी डायरेक्शन होगी वो लाइन ज्वाइन जो कर रही होगी दोनों चार्जेस के, उसी के अलोंग होगी, या तो अवे होगी चार्ज से या इनसाइड होगी टुवर्ड्स द अदर चार्ज. तो ये डिपेंड करेगा अट्रैक्शन है या रिपल्शन में. तो बात कर लेते हैं. सपोज करो वी हैव two charges Q1 and Q2. हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट टू चार्ज है हमारे पास. साइन की बात बाद में करेंगे जब डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, अभी जस्ट मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे इनके बीच की सेपरेशन सपोज कीजिए स्मॉल r. तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, द इलेक्ट्रिक फोर्स अमंग टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस. ये मैंने मोड लगाया, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ. तो फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. जो इनके बीच में सेपरेशन है उसके इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. तो ये दो चीजें कूलम्ब के लॉ में है. जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ऑन कंबाइनिंग हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहाँ तक ये स्टेटमेंट से क्लियर हो गया. अब जब ये स्टेटमेंट हमें क्लियर हो चुका है तो प्रोपोर्शनलिटी आ चुकी है. प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाएगा. फोर्स इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मैं एक कांस्टेंट लगा रहा हूँ K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमंग 2 point चार्जेस एट रेस्ट आ गया है. अब ये K की बात कर लेते हैं. K क्या है? देखिए Q1 तो पहला चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q2 दूसरे का, और उनके बीच की सेपरेशन. तो सिंपल आप समझ रहे होंगे, फोर्स उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो है. अभी इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के लिए सेम होगा, दोनों जो चार्ज है उनके लिए सेम होता है. K की बात कर लेते हैं. K यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट.
ये जो k है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं SI यूनिट में, तो स्मॉल k की यूनिट होती है, इसकी वैल्यू बात कर लेते हैं। SI यूनिट में 9 × 10⁻⁹ होती है अप्रोक्सीमेटली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये SI यूनिट में इसकी वैल्यूज है, और बाकी आप यूनिट्स में इसका कन्वर्जन करना चाहें तो वैल्यू कन्वर्ट हो सकती है। अब इस k का एक और एक्सप्रेशन है, k है यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट तब है जब ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में या फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। फ्री स्पेस में ये जो आपको एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये ग्रीक अल्फाबेट है। जो जितने भी हम पढ़ते हैं थीटा, बीटा, अल्फा, बीटा, साइन, पाई, ये सब ग्रीक अल्फाबेट हैं। जैसे ABCD है ऐसे ग्रीक में ही अल्फाबेट थे, तो ये ग्रीक अल्फाबेट है एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं इसको। क्या होता है ये आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जस्ट ये एक्सप्रेशन इतना आ गया, k = 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको जब आप पुट करोगे यहाँ पे तो आपको एक कंप्लीट आपको फॉर्मूला मिल जाएगा फोर्स का। वैसे ये भी कंप्लीट है कि अगर आप वैल्यू पुट कर दे तो कंप्लीट ही है, लेकिन थोड़ा और इसको एक्सप्लोर करें तो ऐसे लिख सकते हैं। क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम चार्जेस को फ्री स्पेस में रख रहे हैं, लेकिन हो सकता है चार्ज किसी और मटेरियल के अंदर हो, किसी और मीडियम में हो, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले को जब आप और एक्सप्लोर कर दोगे तो आसान रहेगा रखना। तो यहाँ से फोर्स हमारे पास आ चुका है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। This is the complete formula for electrostatic force between 2 point charges at rest and separated by a small r distance. I hope आप अभी तक लो तो समझ चुके हैं कि क्या है। अब बात कर लेते हैं कैसे आया, कूलम की पूरी डिटेल की बात कर लेते हैं। कूलम का पूरा नाम चार्ल्स अगस्टीन डी कूलम था। ये फ्रेंच फिजिस्ट थे। फ्रेंच फिजिस्ट होने से पहले ये मिलिट्री इंजीनियर्स थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जॉब को क्विट कर दिया, रिटायरमेंट ले लिया, और उसके बाद परमानेंटली फिजिक्स के ऊपर काम करने लगे। तो ये फोर्स जो है इन्होंने टॉर्जन बैलेंस से कैलकुलेट किया। टॉर्जन बैलेंस एक काफी सेंसिटिव डिवाइस है जो फोर्स मेजर करने के लिए यूज होती है, और इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर करके इस लॉ को दिया था। कैसे किया जा सकता है इस लॉ को? देखिए, सबसे पहली बात तो उस टाइम जब इन्होंने और दिया नियर अबाउट 1785 उन्होंने ये लॉ दिया था, तो उस वक्त तो एटॉमिक जो मॉडल है उसी की डिस्कवरी नहीं हुई थी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमें अब पता है तब नहीं पता थी। उसके बावजूद उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करके और अपना लॉ दे दिया था। तो कैसे पॉसिबल हुआ होगा, कि कैसे समझा होगा कि चार्ज Q1 Q2 कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है? तो उसके लिए उन्होंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, उन्हें किसी भी तरह से सपोज करो एक बॉडी ले ली उन्होंने, चार्ज कोई बॉल सपोज करी, मेटेलिक बॉल उन्होंने ले लिया, और उसके ऊपर चार्ज Q है। तो सपोज करो उनके पास Q चार्ज है, एक बॉल है उनके पास, उसके पास Q चार्ज है, और उन्होंने सेम मटेरियल की आइडेंटिकल डायमेंशंस की एक और बॉल ले ली है, बिल्कुल सेम तरह की बॉल है, ये अनचार्ज है। तो बनी नहीं सेम तरह की, मान लीजिए कि सेम डायमेंशन की है, सेम मटेरियल की है, तो इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है। जब दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाएगा तो दोनों के बीच में चार्ज शेयर होगा, और ज़्यादा चार्ज वाले से कम वाले के पास जाएगा। या वैसे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है, लेकिन अभी हमने पोटेंशियल नहीं पढ़ा है, तो वो आगे पढ़ेंगे तब ये प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि चार्ज कैसे शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे सपोज करो Q था, उसके पास 0 था, तो अब दोनों के पास इक्वल चार्ज हो जाएगा। तो दोनों के पास इक्वल चार्ज आ चुका है। तो क्या किया होगा उन्होंने सपोज करो ऐसे अलग अलग चार्ज कॉम्बिनेशन बनाए। अब एक और स्फीयर ले लेते हैं इसी तरह का, उसको इसके साथ में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, Q/4 Q/4, और करेंगे Q/8 तो अलग अलग मैग्नीट्यूड के हमारे पास चार्ज आ चुके हैं। तो चार्ज आप कम कर रहे हैं, तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप दोनों बॉल को सेम डिस्टेंस पे रख रहे हैं, पहले Q के साथ किया Q/2 के, फिर Q/4 के साथ किया, फिर Q/8 के साथ किया, तो क्या क्या इफेक्ट फोर्स के साथ है? एक तो तरीका ये हो गया कि उन्होंने डिस्टेंस सेम रखी, मैग्नीट्यूड चेंज करते रहे चार्जेस का, तो फोर्स पे इफेक्ट निकालते रहे। दूसरा काम उन्होंने किया कि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रखा, सपोज करो Q/2 और Q/2 ही रखा, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ाते रहे या घटाते रहे,
तो उससे तो नीचे वाला निकाल लिया, और जो पहले तरीका बताया उससे ऊपर वाला एक्सप्रेशन निकाल लिया, दोनों को कंबाइन करके प्रोपोर्शनलिटी में पहुंचे। वो क्या, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स के सिमिलर है, क्योंकि देखो वहां पे जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो बेसिक प्रॉपर्टी मास होती है, यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज है। तो वहां पे क्या था, अगर दो बॉडीज का मास m1 और m2 है तो उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो m1 m2 के इक्वल था, प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और डिस्टेंस के लिए सेम था। बस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि अलग अलग मीडियम अलग अलग होता है। तो लगभग सिमिलर है, कुछ कुछ उसी तरह का है। तो ये कूलम्ब्स लॉ से हमारे पास फोर्स आता है और कूलम्ब ने इसको टॉर्जन बैलेंस एक्सपेरिमेंट से दिया था। काफी सारे उन्होंने प्रोसेस इन्वॉल्व किए होंगे, काफी मेहनत करी होगी, तब जाके इस लॉ को दिया था। अभी इस वाले लेक्चर में हम सिर्फ इस लॉ के पूरा डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इस वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल जस्ट इसको कूलम्ब्स लॉ को पूरी तरह समझ लीजिए। तो ये अभी जस्ट हमने बात कर दी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अभी हमने डायरेक्शन नहीं बताया। डायरेक्शन अगर बताया भी तो एक लाइन कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसी के लो होगा, या तो इससे इधर होगा या कोई अंदर की तरफ होगा, ये डिपेंड करेगा साइन ऑफ चार्ज पे। लेकिन अभी डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये तो ठीक है लाइन ज्वाइनिंग पे, डिफाइन तो नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। उसके लिए हम कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। वेक्टर, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर आपको डिफाइन करनी हो तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज डायरेक्शन। तो अब पहले बात करते हैं, हम इसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। यूनिट्स ऑफ चार्ज की बात करते हैं, चार्ज की क्या क्या यूनिट है। मैं फॉर्मूले को थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल टू K की वैल्यू पुट कर देते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो है हमारे पास कूलम्ब के नाम पे ही, कूलम्ब कैपिटल C। तो ये ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की। फोर्स मैंने रख दिया यहाँ पे, न्यूटन इसकी फोर्स की यूनिट है। देखिए हम डिफाइन करना चाहते हैं कूलम्ब को, ऐसा यूनिट हमने चार्ज की बात बता दी, कूलम्ब है कि 1 कूलम्ब कितना चार्ज होता है। तो पुट कर दीजिए Q1 और Q2 को 1 कूलम्ब, और मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, 1 कूलम्ब यूनिट मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन साइन भी हम दोनों का सेम मान लेते हैं कि पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव है। और डिस्टेंस इनके बीच की मान लीजिए 1 मीटर। देन जो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, देखिए 1 इंटू 1 आ गया, नीचे भी 1 का स्क्वायर है वो भी 1 रहेगा। फोर्स कितना हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, 1 coulomb is that charge which is repelled by the force of 9 into 10⁻⁹ Newton by a charge of equal magnitude and same sign when placed at a unit distance from it। जब कोई 1 कूलम्ब का चार्ज दूसरे 1 कूलम्ब के चार्ज से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा जाता है तो उनके बीच में फोर्स 9 into 10⁻⁹ न्यूटन लग रहा है। तो ऐसे चार्ज को बोलते हैं 1 कूलम्ब का चार्ज। तो 1 कूलम्ब का जब चार्ज होगा उसको यूनिट डिस्टेंस पे आप रखेंगे दो चार्ज को, तो उनके बीच में इतना फोर्स प्रोड्यूस होगा। ये इसकी ऐसा यूनिट है और ये हमने इस फॉर्मूले से डिफाइन की है। वैसे ये कोई इसकी ऐसा नहीं कि इससे हम कूलम्ब को डिफाइन करते हैं, नहीं, ये तो जस्ट हमने एक एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा इजी डिफाइन करने के लिए बनाया है। तो ये ऐसा यूनिट है इसकी कूलम्ब। अब इसकी कुछ और यूनिट होती है, जैसे अगर हम CGS की तो SI में बात हो गई, CGS यूनिट अगर मैं बात करूं तो इसको आप बोल सकते हैं स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब CGS यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, स्टेट कूलम्ब। और कुछ जगह इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोल सकते हैं, इन शॉर्ट ESU। तो SI होती है कूलम्ब और CGS यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टेट कूलम्ब या
इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम। अब बात करते हैं कितना होता है ये। तो जो हमारे पास 1 कूलम का चार्ज है वो इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। ये वैल्यू है इसकी, यानी कि जो स्टेट कूलम है काफ़ी छोटी यूनिट है, 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम है। और ये आप सिंपली अचीव कर सकते हैं इस फॉर्मूले में, जो है आप एसआई यूनिट की जगह सीजीएस में कन्वर्ट करने, जिस डिस्टेंस है उसको सीजीएस में रख दीजिए और जो न्यूटन है उसकी सीजीएस यूनिट रख दीजिए ढाई, तो आपको ये मिल जाएगा जो आप यूनिट कन्वर्जन चाहते हैं। एक वो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। ये EMU से बताया जा सकता है, या फिर इसको एब कूलम भी बोलते हैं, एब कूलम। और जो 1 कूलम होता है वो 1/10 एब कूलम होता है, या आप कह सकते हैं EMU। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक दूसरे के रिलेशन में है, मतलब इलेक्ट्रिक जब चार्जेस की बात करते हैं तो उसके पास दोनों तरह के नेचर होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक भी होता है। तो ये एक यूनिट है 1 कूलम, 1/10 एब कूलम और EMU। तो ये यूनिट कन्वर्जन है SI CGS में। एक आपके पास ये हो गया स्टेट कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये पूरा मैंने आपको कन्वर्जन यूनिट का बता दिया है। तो कूलम्ब्स लॉ से हमने ये यूनिट पढ़ ली। अभी कूलम्ब्स लॉ की हमने सिर्फ बात करी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बात करी, अभी हमने डायरेक्शन की बात नहीं करी है। तो अब डायरेक्शन के लिए हम बात करते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ को। देखिए, वेक्टर फॉर्म में पढ़ने से पहले मैं एक वेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा, यूनिट वेक्टर। अगर आप 12th में हैं और इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वेक्टर काफ़ी आता है। अगर नहीं आता है तो बहुत जल्दी मैं वेक्टर के रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो वो आप देख के समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वेक्टर आता है, और थोड़ा बेसिक मैं भी बताऊँगा। यहाँ पे हमें सिर्फ ज़रूरत है यूनिट वेक्टर की। व्हाट इज़ अ यूनिट वेक्टर? A vector which has magnitude unity or 1 is called unit vector। जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास अगर कोई वेक्टर है, सपोज करो मैं कहता हूँ ए वेक्टर है मेरे पास, और ये ऐसे है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और मैं आपसे कह रहा हूँ फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन में आप एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर मैं देखूं ए का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है तो क्या आ जाएगा? √x² प्लस y² प्लस z²। मुझे क्या करना है? एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो अगर मैं ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो जब आप उस वेक्टर का जो नया वेक्टर आएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो यूनिट ही आएगा, क्योंकि ऊपर ए वेक्टर है। अगर ऊपर वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो सेम आएगा, और नीचे आपने पहले ही मैग्नीट्यूड रखा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर जो कि यूनिट मैग्नीट्यूड का है, तो ये हो जाएगा 1/√x² प्लस y² प्लस z² और xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो ऐसे आप एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि यूनिट वेक्टर का कूलम्ब लॉ के वेक्टर फॉर्म में काफ़ी रोल है। आप समझिए कैसे रोल है। मैं यहाँ पे 2 चार्ट बना रहा हूँ, जो एक Q1 है, एक Q2 है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, Q1 और Q2। देखिए, सपोज करो दोनों का साइन सेम है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो अगर ये Q1 की बात करूँ तो ये इस Q2 पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा F वेक्टर, और ये Q2 इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा F वेक्टर। अब ये जो दोनों फोर्स हैं F वेक्टर, इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, इसके इक्वल नहीं हो सकते, तो इनको हमें अलग अलग नाम देना पड़ेगा। सपोज करो मैं इसे दे रहा हूँ F12, इसको दे रहा हूँ F2। आप उल्टा भी दे सकते हैं नाम,
इसको 2 1 लिख सकते हैं, इसको 1 2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसको 1 2 को कैसे लिखा कि फर्स्ट पे लग रहा है ड्यू टू सेकंड, और F21 कौन सा है जो सेकंड पे लग रहा है ड्यू टू फर्स्ट। अब हम बात करते हैं इनके बीच की सेपरेशन की। इनके बीच की सेपरेशन है R, जो पहले थी वही है। अब हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर कैसे चाहिए? सपोज करो मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ Q1 से Q2 की तरफ, और ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर के लिए मैंने इसके R के ऊपर कैप लगा दिया। जब भी वेक्टर के ऊपर कैप लगती है तो ये यूनिट वेक्टर होता है। सिमिलरली मैंने एक वेक्टर यूनिट इधर लिया और उसके ऊपर भी कैप लगा दिया। अब इनकी भी डायरेक्शन अलग अलग है तो इनका भी अलग अलग नाम देना पड़ेगा। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ R21 कैप और इस वाले का नाम दे देता हूँ R12 कैप। तो हमारे पास दो यूनिट वेक्टर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? जस्ट वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से समझना। कुछ खास बात, बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। बस अगर आपने वेक्टर प्रोसेस समझ लिया तो समझ में आ गया। हमें क्या करना है? एक वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है, फोर्स को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है। अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दो चीज होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो दोनों चीजों से कंबाइन होकर आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। अब फोर्स के हमने मैग्नीट्यूड को तो देख लिया है, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा जो हमने पीछे देखा। बस यहाँ पे हमें क्या करना है? डायरेक्शन ऐड करनी है। तो देखिए डायरेक्शन कैसे ऐड करूं कि डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो डायरेक्शन तो बताए लेकिन मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट ना डाले। जो नेट मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो उतना ही रहे। तो बात करते हैं फोर्स ऑन चार्ज। पहले इसी वाले को ले लेते हैं, Q1 ड्यू टू Q2। क्या नाम दिया हमने इसका? F12 वेक्टर। मैंने कहा कि जो आपका मैग्नीट्यूड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बस हमें क्या करना है? डायरेक्शन ऐड करना है। डायरेक्शन कैसा होना चाहिए कि डायरेक्शन तो पता है लेकिन मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं डाले। अगर मैं ये क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ और चाहता हूँ कि कुछ ऐसा ऑपरेशन करूँ कि मैग्नीट्यूड फिर से सेम आए, तो क्या तरीका होता है? 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 यानी कि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि डायरेक्शन भी देना है। अब बस आपको ये देखना F12 की डायरेक्शन में आपने कौन सा नाम लिखा है। आपने F12 जो कि इधर है कौन सा यूनिट वेक्टर लिया है? R12 कैप। तो यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए R12 कैप की। सिंपल, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया है। वेक्टर फॉर्म क्या है? जस्ट रिप्रेजेंटेशन है फोर्स का इन वेक्टर। अभी तक हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब वेक्टर में है R12 कैप। और R12 कैप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? ये जो R है ये भी दरअसल एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने इसका मैग्नीट्यूड R लिखा है सिर्फ, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल है ये भी। तो R12 कैप हो गया। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। इसमें भी देखिए हमने बात करी थी कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। तो मैग्नीट्यूड तो वही रहा। यहाँ पे भी हमें वही काम करना है जो ऊपर किया। बस जो F21 है इसके डायरेक्शन में कौन है? F21 के डायरेक्शन में R21 है। तो यहाँ पे आप R21 कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डायरेक्शन मिल गई। इसके साथ कुछ नहीं लिखने की जरूरत है कि अलोंग किसके है कैसे है, ठीक है। उसके लिए हमें सिर्फ ये R21 और R12 को डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नोट्स के लिए आप बुक्स रेफर कर सकते हैं। NCERT तो है ही, HC वर्मा भी है टेक्स्ट बुक के लिए, और आपको रेफरेंस में चाहिए तो SL अरोड़ा और प्रदीप है, उन सब में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे जस्ट मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो F21 ये हो गया हमारे पास, F12 ये हो गया हमारे पास, हो गया काम। वेक्टर फॉर्म यही तो है, फोर्स को रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में। अब यहाँ से एक और चीज समझी जा सकती है कि हमने जो है चार्जेस का जो साइन है वो सेम लिया था। मतलब अगर पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव और रिपल्सिव है तो दोनों, मतलब नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव। अब अगर हम बात करें इन दोनों के आपस में रिलेशन की, तो देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं R21 और R12 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको देखना है। हम इसको लिख सकते हैं R12 कैप इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड सेम है
तो R21 कैप, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस का साइन लगा देंगे। तो फोर्स भी ऐसी हो जाएगा। अगर हम फोर्स की बात करें F12 कैप इक्वल टू हो गया माइनस F21 कैप। तो सिंपल सी बात है कि जो दो फोर्स है ये दोनों ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और इक्वल है मैग्नीट्यूड में। अपोजिट और इक्वल क्यों है? क्योंकि चार्जेस जो है वो सेम साइन के हैं, पॉजिटिव है तो दोनों या दोनों नेगेटिव है। अब आप इसका अपोजिट काम भी कर सकते हैं। अपोजिट काम कैसे कर सकते हैं? अभी हमने दोनों लाइक चार्जेस लिए, आप अनलाइक लेके भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? अगर अनलाइक है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो ये F12 भी उधर हो जाएगा और F21 इधर आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, जब आप F12 लिखेंगे तो R12 कैप की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, R21 की करेंगे। सिमिलरली जब आप F21 लिखेंगे तो आप R21 कैप की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप R12 कैप की करेंगे। तो जस्ट अपोजिट काम कर देना है, आपको फोर्स मिल जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म जस्ट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कुछ खास नहीं है, घबराने की बात नहीं होती। फिर मैंने देखा है बच्चे वेक्टर फॉर्म से घबराते हैं। वेक्टर फॉर्म कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट मैग्नीट्यूड के साथ वेक्टर ऐड करना है और वो एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। जो पहले हमने स्टेटमेंट से पढ़ा कूलम्ब लॉ से वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये हो गई आपका वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब लॉ की दोनों तरीके से आपको बता दिया गया कि जनरल क्या है स्टेटमेंट और वेक्टर फॉर्म क्या है। आज हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, सिर्फ यही चीज समझ रहे हैं। तो इसको वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कूलम्ब लॉ। अब आगे बात करें कि कूलम्ब लॉ क्या हर जगह एप्लीकेबल है, कुछ इसकी लिमिटेशंस तो होगी। देखिए सबसे पहली बात तो करें रेंज की। तो कूलम्ब जो लॉ है ये वैसे तो काफी वाइड रेंज तक लगता है, 10⁻18 मीटर तक एप्लीकेबल है, क्योंकि उससे ज़्यादा डिस्टेंस हम अभी मेजर नहीं कर पाए। 10⁻18 मीटर और बॉडी डिस्टेंस है, वहीं तक अभी मेजरमेंट है हमारे पास। और दूसरा अगर आप बात करें कि मिनिमम डिस्टेंस, तो देखिए 10⁻−15 मीटर जो आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा हुआ उसकी रेंज है वहां तक। तो ये मिनिमम जो रेंज है वो 10⁻−15 मीटर तक लग सकता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगना स्टार्ट होता है, और ये हमने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चारों फंडामेंटल फोर्सेज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इसकी मिनिमम रेंज डिसाइडेड है 10⁻−15 मीटर, और आगे कितनी भी जा सकती है। तो बहुत बड़ी रेंज है इसकी। अब बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस क्या है कूलम्ब लॉ की? सबसे पहली बात तो यही है कि ये पॉइंट चार्जेस पे लगता है। अब पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? जब कोई आप बॉडी ले रहे हैं और उनके बीच की डिस्टेंस कंपेरेटिव टू रेडियस या साइज ऑफ द बॉडी काफी ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस उनके साइज से काफी बड़ी है, तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, और जो उस पर चार्ज होगा वो भी एक पॉइंट चार्ज माना जाएगा। तो ये पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल है, किसी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पे एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा, चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए। चार्ज जब रेस्ट पे होंगे तभी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज जब मूव करते हैं तो उनके साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी ऐड होता है, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो पहली बात तो वही थी, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। दूसरा, चार्जेस एट रेस्ट होना चाहिए। और तीसरा, डिस्टेंस वाला ही है कि 10⁻−15 मीटर से कम डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाता है और वो इलेक्ट्रिक फोर्स से बड़ा होता है, वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये लिमिटेशंस है। तो आज मैंने आपको कूलम्ब लॉ पढ़ाया पूरा, उसके जनरल स्टेटमेंट बताया, उससे एक्सप्लोर किया आगे, फिर वेक्टर फॉर्म बताई और लिमिटेशंस। तो कूलम्ब लॉ फिनिश हो चुका है। अब हम कूलम्ब लॉ से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन आने वाली वीडियोस में आपको धीरे धीरे मिलेंगे, और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे। तो उसके लिए आप एक काम करें, वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इसमें और वीडियोस मिलेगी 12th के लिए भी और 11th के लिए भी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।